हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्शन 194 सी के अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होता है और किन लोगों का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन 194 सी के अंदर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 194 सी को। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है, सर्विस रेसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस रेसिपिएंट मतलब है कौन टीडीएस काटेगा, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है किसका टीडीएस कटेगा। तो सर पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। इसका नाम है सर्विस रेसिपिएंट, जो बंदा टीडीएस काटेगा। इसका दूसरा नाम भी है डिडक्टर, क्योंकि ये टीडीएस काटता है इसीलिए इसका नाम है डिडक्टर। पेयर, इसका नाम पेयर भी है। पेयर क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये जब सर्विस लेता है सर्विस प्रोवाइडर से तो उसको पेमेंट करता है, इसीलिए इसका नाम है पेयर। और इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टी, मतलब इसका नाम कॉन्ट्रैक्टी क्यों है, क्योंकि ये सर्विस लेता है कॉन्ट्रैक्टर से, तो इसीलिए इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टी। जिससे ये सर्विस लेता है उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टर। अब आ जाओ नीचे, देखो ऊपर वाला तो हमने देखा है कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट के बारे में। नीचे हम देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का और नाम क्या है, डिडक्टी, क्योंकि इसका टीडीएस कटता है। कौन काटता है, डिडक्टर काटता है, इसलिए इसका नाम है डिडक्टी। पेई नाम है इसका अगला। पेई का मतलब क्या है, जिसको पैसा मिल रहा है। पैसा कौन दे रहा है, सर्विस रेसिपिएंट किसको दे रहा है, पेई को दे रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है। इसका नाम अगला नाम होता है कॉन्ट्रैक्टर, कि जो बंदा सर्विस दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है टीडीएस काटने के लिए सेक्शन 194 सी के अंदर। देखो सर्विस रेसिपिएंट कौन कौन है, एनी पर्सन, वो सारे पर्सन को टीडीएस काटना होगा, सारे के सारे। बट एक एक्सेप्शन दे दिया, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स इन बिजनेस और प्रोफेशन इज अप टू ₹1 करोड़ और 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। PFY का मतलब यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इनको हम बोलते हैं छोटे लोग। अगर छोटे लोग हैं और वो 194 सी में जो सर्विसेज लिखी हुई है, अगर वो इनको अवेल कर रहे हैं तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटे लोग हैं, उनका टैक्स ऑडिट नहीं होता। तो किन लोगों को टीडीएस काटना है इसके अंदर, उन सभी लोगों को टीडीएस काटना है जिनका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB। ठीक है सर, हमें एक बात तो समझ में आएगी कि अगर जिन फर्म्स का या जिन एंटिटीज का टर्नओवर, बिजनेस और प्रोफेशन का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स ₹1 करोड़ और 50 लाख है, इतने तक है, तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात अगर बोलूँ तो अगर वे छोटे लोग हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, अगर वो छोटे लोग हैं तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर वो बड़े लोग हैं, मतलब जिनका टीडीएस जिनका टैक्स ऑडिट होता है, तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत है, वो टीडीएस काटेंगे। अगर वो सेक्शन 194 सी में जो लिखी हुई सर्विसेज है उनको अवेल करते हैं तो। ठीक है सर, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया, ये क्लियर हो गया हमें कि किन लोगों को टीडीएस काटना होता है। बड़े लोगों को टीडीएस काटना होता है, छोटे लोगों को टीडीएस नहीं काटना होता। मतलब जिनका टैक्स ऑडिट होता है उनको ही टीडीएस काटना होता है, और जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर। अब किसका टीडीएस काटना है, एनी रेजिडेंट पर्सन, कोई भी रेजिडेंट पर्सन अगर किसी को 194 सी की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो सामने वाला पर्सन जो सर्विस ले रहा है वो पेमेंट करेगा किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, टीडीएस काटने के बाद। तो अभी हमने देख लिया कि जो सर्विस रेसिपिएंट है कौन कौन टीडीएस काटेगा, वो सारे बंदे टीडीएस काटेंगे जिनका टैक्स ऑडिट होता है। और किनका काटेंगे, एनी रेजिडेंट पर्सन। बस अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर रेजिडेंट पर्सन है, जो सर्विस दे रहा है रेजिडेंट है, तभी 194 सी में टीडीएस कटेगा। सर अगर जो कॉन्ट्रैक्टर अगर नॉन रेजिडेंट हो तो उसका 194 सी में नहीं कटेगा, 195 में कटेगा। वो हम बाद में देखेंगे किसी और वीडियो के अंदर। इसमें हम बेसिकली अभी हम देखेंगे कि अगर रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर सर्विस देता है किसी को भी और जिनका टैक्स ऑडिट होता है, तो वो टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है सर। सर अब रेट कितना है, रेट है यहाँ पर दो रेट है, एक तो है 1% और दूसरा 2%। सर 1% कब अप्लीकेबल होता है, इफ कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिविजुअल एचयूएफ 1%। अगर सर्विस देने वाला बंदा इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का रेट लगेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब कंपनी एलएलपी वगैरह और बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में 2% लगेगा। सर इसको याद कैसे रखें, इसको याद ऐसे रखो कि इंडिविजुअल एचयूएफ अगर छोटे बंदे हैं तो उनका कम टीडीएस कटेगा, और अगर बड़े लोग हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनी है या फिर वो और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसका 2% कटेगा। ठीक है सर,
ठीक है सर, अभी हमें रेट भी पता लग गया कि दो रेट होते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1% का रेट होता है और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2% का होता है, मतलब कंपनी के केस में 2% का रेट अप्लीकेबल होगा। ठीक है सर। सर क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी है इसके अंदर? हाँ जी, थ्रेशोल्ड लिमिट है इसके अंदर। दो थ्रेशोल्ड लिमिट है। एक है ₹30,000 पर पेमेंट, कि अगर आप पर इनवॉइस की पेमेंट कर रहे हो और वो 30,000 तक है तो 30,000 तक आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 30,000 से ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा पूरे अमाउंट पर। ठीक है सर। और दूसरी लिमिट है एग्रीगेट ऑफ ₹1,00,000 पर ईयर। अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हो, जैसे 10-10 हज़ार की पेमेंट कर रहे हो और ये पूरा साल में मिला के अगर 1 लाख से ऊपर चले जाती है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे साल में मिला के 1 लाख तक की सर्विसेज होती है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्रीगेटली कितना बैठ रहा है, 1 लाख। सर अगर सपोज करो कि 10-10 हज़ार के बिल है, 10-10 हज़ार के 5 बिल है और वो पूरे साल में 1 लाख रुपए हो गया, तो ठीक है, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, मतलब 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं काटना। 1 लाख के बाद अगर जाएगा तो ही टीडीएस कटेगा, तो इस केस के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है, मिस्टर एक्स इशूड बिल ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर 2XP प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर एक्स ने इशू करा बिल 20,000 का, किसको? एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को। इसका मतलब क्या है, मिस्टर एक्स ने सर्विस दी होगी किसको? एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को, और इसका बिल कितना है? 20,000। तो इन दिस केस एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड शैल नॉट डिडक्ट टीडीएस बिकॉज ₹20,000 बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹30,000 पर इनवॉइस। देखो क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल में ये है कि मिस्टर एक्स ने 20,000 का बिल इशू करा है किसको? एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को। इसका मतलब क्या है, एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड पेमेंट करेगी मिस्टर एक्स को 20,000 रुपए की। तो क्या इस केस के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो पर इनवॉइस की वैल्यू है वो 20,000 है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, 30,000 से कम है। अगर ये 30,000 से ज़्यादा होती तो एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को टीडीएस काट के पेमेंट करनी होती। इस केस के अंदर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर एक्स इशूड 5 बिल्स ऑफ ₹20,000। ठीक है, 5 बिल उसने इशू करे 20-20 हज़ार के ईच। तो 5 बिल इशू करे 20-20 हज़ार का, एक बिल है तो कितने हो गए? 1 लाख रुपए का हो गया। ठीक है। एंड अ बिल ऑफ ₹10,000 इशू टू एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड, और उसने एक और बिल इशू करा है 10,000 का एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, मतलब मिस्टर एक्स ने सर्विस दी है एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को, तो एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड की लायबिलिटी है, जब उसको पेमेंट करेगी तो टीडीएस कटना चाहिए। तो पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होती है या नहीं होती इन दी हैंड्स ऑफ एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड के केस में। सो हेयर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹1,00,000 क्रॉस्ड, क्योंकि जो 1 लाख की लिमिट है वो पूरे साल की वो क्रॉस हो गई है। वो कैसे हो गई है? देखो 5 बिल है 20-20 हज़ार का एक, तो 1 लाख हो गया, और 10,000 का बिल और उसने इशू करा है तो 1,10,000 रुपये हो गया ना। तो पूरे साल के अंदर 1 लाख से ऊपर क्रॉस हो गई लिमिट, तो 1 लाख तक तो कुछ नहीं काटना, टीडीएस नहीं काटना, 1 लाख से ऊपर काटना है। तो 1 लाख से ऊपर का अमाउंट कितना है? 10,000। तो एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड को 10,000 पर टीडीएस काटना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा है कि हैंस टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन ₹10,000 व्हेन मेक पेमेंट टू मिस्टर एक्स बाय एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। कई कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो 1 लाख से ऊपर हो गया, ये तो 30,000 से ज़्यादा है, तो टीडीएस तो कटना चाहिए। वो जो 30,000 की लिमिट है ना, वो पर इनवॉइस की लिमिट है। आप यहाँ पर देखो, जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 20,000 है। 5 इनवॉइस ऐसे हैं जो 20-20 हज़ार के इशू किए गए हैं, तो जो कि तो 30,000 से कम ही है, तो इन पर तो टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरी एडिशनल लिमिट दी गई है 1 लाख की पर ईयर की। अगर 1 लाख तक आप इनवॉइस रेस करते हो तो उस पर तो टीडीएस नहीं काटना, बट अगर 1 लाख से ऊपर करते हो तब आपका टीडीएस कटेगा। तो इस केस के अंदर 5 बिल है 20-20 हज़ार के 1 लाख, और एक और बिल जब इशू कर दिया 10,000 का, तो वो 1 लाख से क्रॉस कर गया, तो 10,000 पर टीडीएस कटेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 194C के अंदर कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड होती है। पहली होती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स। 194C के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, अगर आप किसी को एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हो वो इंक्लूड होती है। ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस दे रहे हो, टेलीकास्टिंग की सर्विस दे रहे हो, कैटरिंग की सर्विस दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो, मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स किसी को सर्विस दे रहा है गुड्स की, या फिर पैसेंजर की वो सर्विस दे रहा है, तो उस केस के अंदर 194C में
टीडीएस डिडक्ट होगा। बट इसमें एक पॉइंट है, अदर देन रेलवेज। रेलवे मतलब रेलवे का टीडीएस थोड़ा ना काटोगे यार तुम, गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं काटोगे। तो अगर आप सर्विस रेलवे को दे रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की हो या पैसेंजर की हो, तो उस केस के अंदर रेलवे का टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट है जॉब वर्क। तो ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 चीजें आती है। पहली एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर और जॉब वर्क्स। अब सर ये जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपको पूरा समझा दूंगा कि जॉब वर्क होता क्या है। उसमें सारी चीज़ बताऊंगा कि उसका जॉब वर्क का मेन कॉन्सेप्ट क्या है और टीडीएस 194C के अंदर कैसे वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, और जीएसटी के जो एडिशनल प्रोविजंस है वो भी मैं उसी वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस मेनली आपको ये बता रहा हूँ कि 194C के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है सर, तो हमने पहला पॉइंट देख लिया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों चीज़ आती है। नेक्स्ट है इफ पेमेंट मेड फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, तो नो टीडीएस। इसका मतलब क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अपने पर्सनल पर्पस के लिए 194C में जो लिखी हुई सर्विसेज है वो लेता है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ कोई एडवर्टीजमेंट की या ब्रॉडकास्टिंग की या टेलीकास्टिंग, कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर, जॉब वर्क या और भी कोई सर्विस लिखी हुई है तो और पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ, तो उसमें उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा, वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है। नेक्स्ट है पेमेंट बाय क्लाइंट टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी से सर्विस लेते हैं एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, तो उस केस के अंदर टीडीएस कटेगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, एडवर्टीजमेंट एजेंसी टीवी चैनल से सर्विसेज लेती है या न्यूज़पेपर एजेंसी से सर्विस लेती है। तो जब एडवर्टीजमेंट एजेंसी टीवी चैनल से या न्यूज़पेपर से सर्विस लेती है, जब वो उसको पेमेंट करती है टीवी चैनल या न्यूज़पेपर को, तो उस केस में टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होता। हमेशा याद रखना, ये मेन पॉइंट है। अगर क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी से सर्विस लेता है तो जब क्लाइंट पेमेंट करेगा एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, तो उस केस में वो टीडीएस काटेगा 194C के अंदर। बट अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी सर्विस ले रही है किससे? टीवी चैनल से या फिर न्यूज़पेपर एजेंसी से, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? टीवी चैनल, पेमेंट बाय टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब क्या होता है, जो टीवी चैनल्स होते हैं ना, जैसे जी टीवी हो गया और स्टार प्लस हो गया और भी काफ़ी तरह के जो चैनल है, वो सर्विसेज लेते हैं किससे? प्रोडक्शन हाउस से, टी सीरीज से, सोनी से। तो इन सब से जब वो सर्विस लेते हैं तो उसको पेमेंट करते हैं। अब उस केस में टीडीएस कैसे कटेगा? देखो, इफ प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशन, अगर जो प्रोग्राम वो खरीद रहे हैं टीवी चैनल, अगर जो प्रोग्राम खरीद रहा है वो अगर उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि वो उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बट इफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम एक्वायर्ड बाय टीवी चैनल, लेकिन अगर टीवी चैनल ने कुछ ऐसा प्रोग्राम एक्वायर किया है, बाय किया है प्रोडक्शन हाउस से जो ऑलरेडी बना हुआ था, मान लो कोई वेब सीरीज ऑलरेडी बनी हुई थी और फिर किसी टीवी चैनल ने, जी टीवी ने उसको एक्वायर कर लिया, तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि वो बनाया हुआ था और एज इट इज उसको बाय कर लिया। वो टीवी चैनल की या ब्रॉडकास्टर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया था, तो उस केस के अंदर टीडीएस नहीं अप्लाई होगा, टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर and he does not own more than 10 vehicle at any time during previous year and furnish declaration with PAN। अगर आप किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है और वो आपको डिक्लेरेशन भी दे देता है विद द पैन, तो उस केस में भी आप टीडीएस उसका नहीं काटोगे, क्योंकि यार वो छोटा बंदा है, उसके बाद 10 से भी कम व्हीकल्स है, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना। बस आपको ये याद रखना है कि अगर वो आपको डिक्लेरेशन देता है विद पैन तभी आपको टीडीएस नहीं काटना, अदरवाइज आपको काटना पड़ेगा क्योंकि उसने डिक्लेरेशन नहीं दी है। तो हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये याद रखना, अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो और उसने आपको डिक्लेरेशन दी है कि भाई उसके पास किसी भी साल के अंदर 10 से ज़्यादा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तभी उसका टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज उसका टीडीएस कटेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलो कि भाई डिक्लेरेशन दे दे, तेरा टीडीएस नहीं काटेंगे, अगर तू नहीं देता तो हम तेरा टीडीएस काट लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ जॉब वर्क के केस में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉब वर्क के केस में हम टीडीएस जो है
वो किस अमाउंट पर काटे। तो देखो, इफ मटेरियल वैल्यू सेपरेटली मेंशन इन द इनवॉइस। पहले तो जॉब वर्क क्या होता है कि एक बंदा अपनी गुड्स पे कुछ काम कराने के लिए दूसरे बंदे को दे देता है, जिसको हम बोलते हैं जॉब वर्कर। तो अगर मटेरियल वैल्यू सेपरेटली मेंशन इन द इनवॉइस, तो जॉब वर्कर जो होता है ना, वो इनवॉइस रेज करता है सप्लायर को, जिसने गुड्स सप्लाई करी है उसको। तो अगर इनवॉइस की वैल्यू उसके अंदर सेपरेटली मेंशन है तो ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्टेड ऑन इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग मटेरियल वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मींस ओनली सर्विस पार्ट पर टीडीएस लगेगा। मतलब अगर जॉब वर्कर इनवॉइस रेज कर रहा है और उस इनवॉइस के अंदर मटेरियल की वैल्यू अलग लिखी हुई है और सर्विस जो उसने दी है उसकी वैल्यू अगर अलग लिखी हुई है, तो आप आपको जब टीडीएस काटोगे, जो वर्कर टीडीएस जब आप उसको पेमेंट करोगे, जब सप्लायर उसको पेमेंट करेगा, तो किस कंपोनेंट पर टीडीएस काटेगा, जो सर्विस वाला पार्ट है ना उस पर टीडीएस काटेगा। ये आपको कैसे पता लगेगा, अगर जॉब वर्कर मटेरियल की वैल्यू अलग दिखा रहा है और सर्विस की वैल्यू अलग दिखा रहा है, तभी आपको सर्विस वाले पार्ट पर टीडीएस काटना होगा। ठीक है सर। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इफ नॉट सेपरेटली मेंशन्ड, अगर जॉब वर्कर ने जो इनवॉइस रेज किया है उसके अंदर गुड्स की वैल्यू नहीं दिखा रहा, वो डायरेक्टली एक लमसम अमाउंट दिखा रहा है, तो हम किस अमाउंट पर टीडीएस काटेंगे। तो ठीक है, इनवॉइस वैल्यू पर टीडीएस काट लो। टीडीएस डिडक्टेड ऑन फुल इनवॉइस वैल्यू, मतलब मटेरियल वैल्यू और प्लस में जो सर्विस वैल्यू है वो। तो पूरे अमाउंट पर जितना इनवॉइस के अंदर अमाउंट लिखा हुआ है उस पूरे अमाउंट पर टीडीएस काट लो। बट यह याद रखना, जीएसटी अमाउंट पर मत काट लेना, नॉमिनल अमाउंट पर काटना टीडीएस, क्योंकि जीएसटी कंपोनेंट पर टीडीएस नहीं कटता। ठीक है सर। तो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता लगी कि अगर इनवॉइस के अंदर मटेरियल की वैल्यू और सर्विस की वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो सर्विस वाले पार्ट पर हम टीडीएस काटेंगे, और अगर सेपरेटली नहीं दे रखी है, एक लमसम अमाउंट दे रखा है, तो हम उस वाले अमाउंट पर टीडीएस काट लेंगे सेक्शन 194C के अंदर। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर की जो सर्विस होती है उस पर भी 194C में टीडीएस कटता है। बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या होता है ना, जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसके अंदर जो इवेंट मैनेजर होते हैं उनका जो टीडीएस होता है वो 194C में नहीं कटता, वो 194J में कटता है। तो मैं एक 194J की भी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको और बता दूंगा कि इसका टीडीएस वहाँ पे कैसे कटता है। तो अभी तो मान के ही चलो कि जो भी सारे के सारे जो भी इवेंट होते हैं, इवेंट मैनेजर जो होते हैं, इवेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका टीडीएस 194C में कटता है, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़कर। ठीक है सर। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू सेलर ऑफ गैस। क्या होता है ना, नेचुरल गैस परचेज करने वाला बंदा सेलर को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देता है, तो उस केस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दे रहा है, क्या जब पेमेंट करते टाइम उसको टीडीएस काटना पड़ेगा? नहीं, उसको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वैसे फालतू का पॉइंट है, इतना काम में भी नहीं आता। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जनरल एंट्रीज। ये अपना मेन पार्ट है जनरल एंट्रीज, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम 194C के अंदर या फिर किसी भी टीडीएस के सेक्शन के अंदर जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो मैं आपको पूरी जनरल एंट्री बता रहा हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री कैसे कैसे पास करते हैं। तो इसको ध्यान से देखना। देखो, हमारे पहला है सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है सर्विस रेसिपेंट। सर्विस प्रोवाइडर का नाम दूसरा क्या है? डिडक्टी, और सर्विस रेसिपेंट का नाम क्या है? डिडक्टर। इसका नाम मैंने तुम्हें बता दिया था कि इसका नाम डिडक्टर क्यों है, क्योंकि जो बंदा सर्विस ले रहा है वो पेमेंट करेगा और पेमेंट करते टाइम टीडीएस को डिडक्ट कर लेगा, इसलिए इसका नाम है डिडक्टर। और प्रोवाइडर का नाम क्या है? डिडक्टी, क्योंकि इसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ पहले डिडक्टर। डिडक्टर अपनी बुक्स के अंदर कैसी एंट्री करेगा? देखो, इस जनरल एंट्री में मैंने ये एग्जांपल ले रखा है कि सर्विस प्रोवाइडर एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रेसिपेंट को, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 194C में फॉल कर रहा है, और मैंने जो अमाउंट लिया है वो लिया है 10,000 का। मैं ये इसमें सपोज कर रहा हूँ कि उसकी 1 लाख की जो लिमिट है एग्रीगेट 1 साल की, वो क्रॉस हो चुकी है, और 10,000 का इनवॉइस उसने प्रोवाइडर ने इशू करा है रेसिपेंट को। तो रेसिपेंट जब पेमेंट करेगा तो उसको टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जनरल एंट्री कैसे कैसे पास होती है, और इसका जीएसटी का इफेक्ट भी हम लेंगे। देखो, तो प्रोवाइडर अपनी बुक्स के अंदर क्या लिखेगा? पहला, सर्विस रेसिपेंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, क्योंकि प्रोवाइडर तो एडवर्टीजमेंट की सर्विस देता है तो उसके लिए तो ये इनकम है। तो टू इनकम, तो इनकम तो क्रेडिट हो जाएगी 10,000 रुपये से। ठीक है सर, क्रेडिट होगी। मैं इसमें रेट अज्यूम कर रहा हूँ 9% का,
तो CGST 900 और SGST 900, और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इंट्रा स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब रेसिपेंट और प्रोवाइडर दोनों के दोनों एक ही स्टेट में है, ठीक है सर। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, सर्विस रेसिपेंट डेबिट टू 11,800। इसका मतलब क्या है, हमने सर्विस रेसिपेंट को डेबिट कर दिया 11,800 से कि हमें इससे इतने पैसे लेने हैं। क्रेडिट कर दी हमने इनकम 10,000 की, और क्रेडिट कर दी हमने CGST और SGST 900, ये हमारा आउटपुट लायबिलिटी है, ठीक है सर। ठीक है, तो प्रोवाइडर के लिए तो ये इनकम है, लेकिन रेसिपेंट के लिए क्या है, खर्चा है। तो रेसिपेंट अपनी बुक्स के अंदर क्या बोलेगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, CGST SGST अकाउंट डेबिट 900 रुपये, 900 रुपये ये इनका इनपुट है टू सर्विस प्रोवाइडर। SP का मतलब है यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर 11,800। तो सर्विस रेसिपेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल रहा है कि जी देखो, मैंने एडवर्टीजमेंट तो खर्चा दिखा दिया 10,000 से डेबिट कर दिया, और इनपुट मैंने ले लिया CGST SGST का 900 टू सर्विस प्रोवाइडर 11,800। तो मुझे पेमेंट कितनी करनी है सर्विस प्रोवाइडर को, 11,800 की पेमेंट करनी है। बट ये पूरी 11,800 की पेमेंट नहीं करेगा, ये TDS डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करेगा। अब देखते हैं आगे। अब आ जाओ सर्विस प्रोवाइडर के पास ही। तो जैसे मैंने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर जब 11,800 की पेमेंट करेगा, बट उसको TDS काटना पड़ेगा। अब कितने अमाउंट पर काटना पड़ेगा और किस रेट से काटना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने यहाँ पर अज्यूम करा है कि सर्विस प्रोवाइडर इज इंडिविजुअल HUF। जब सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल और HUF होता है तो याद करो उसमें कितने रेट से हम TDS डिडक्ट करते हैं, 1% से। तो और किस अमाउंट पर डिडक्ट करेंगे, क्या हम 10,000 पर करेंगे या 11,800 पर करेंगे। हमेशा याद रखना, जो TDS डिडक्ट करते हो आप, TDS अप्लाई करते हो, वो हमेशा आप नॉमिनल अमाउंट पर करते हो जिसके अंदर TDS इंक्लूड नहीं है। तो आपका नेट खर्चा है वैसे है कितना, 10,000 है ना कि आपके 11,800, 10,000 का खर्चा है। तो आप 10,000 पर 1% का TDS लगाओगे, कितना हो गया, 100 रुपये। तो ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट डेबिट टू TDS अंडर सेक्शन 194C पेबल अकाउंट 100 रुपीज़। मतलब इसने सर्विस प्रोवाइडर को डेबिट कर दिया 100 से। क्यों करा, क्योंकि उसको 11,800 देने थे, जिसमें से वो अब 100 रुपये कम देगा, उसने कम कर दिए। और क्रेडिट कर दिया, पेबल दिखा दिया उसने 100 रुपये का, क्योंकि ये जो पेबल उसने दिखाया है उसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ सर्विस प्रोवाइडर के केस में। सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलेगा, जी देखो मुझे तो कितने मिलने थे सर्विस रेसिपेंट से 11,800, बट अब मुझे कितने रुपए कम मिलेंगे, 100 रुपये कम मिलेंगे। तो ये क्या बोलेगा, TDS अंडर सेक्शन 194C डेबिट 100 रुपये टू सर्विस रेसिपेंट 100 रुपये। तो अब इसको 11,800 नहीं मिलेंगे, इसमें इसको 100 रुपये कम मिलेंगे, मतलब 11,700 रुपये मिलेंगे। तो ठीक है, थर्ड एंट्री में क्या होगा, अब सर्विस रेसिपेंट क्या बोलेगा, पेमेंट कर देगा। सर्विस रेसिपेंट क्या अपनी बुक्स में लिखेगा, सर्विस प्रोवाइडर डेबिट टू 11,700 टू बैंक अकाउंट 11,700, ये पेमेंट कर देगा। और सर्विस प्रोवाइडर को क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11,700 सर्विस टू सर्विस रेसिपेंट 11,700, ये इसको रिसीव हो गई, बट खत्म। अब फोर्थ एंट्री में क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर की बुक्स में कुछ एंट्री नहीं होगी, सर्विस रेसिपेंट की बुक्स में एंट्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो उसने यहाँ पर पेबल दिखाया है, देखो जो सेकंड एंट्री में जो उसने पेबल दिखाया था क्रेडिट में 100 रुपये, ये इसको गवर्नमेंट को भी तो जमा कराना है ना। गवर्नमेंट को कब जमा कराएगा, ये जिस महीने में इसने TDS डिडक्ट किया है उस महीने के नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक उसको गवर्नमेंट को TDS जमा कराना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ TDS ऑन दी 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जो उसने डिडक्ट करा है 100 रुपये का TDS, वो उसको अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, TDS अंडर सेक्शन 194C पेबल डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़। बस इसके अंदर ये एंट्री होगी और कुछ आगे एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अब मैंने ये दूसरा भी एग्जांपल ले रखा है कि अगर देखो यहाँ पर तो क्या था, 1% का रेट था, अगर 2% का रेट होता तो सारी चीज़ें वही होती, बस अमाउंट चेंज हो जाते। तो यहाँ पर 2% आया था और ये 200 रुपये हो जाता। तो अब 11,800 में से वो 200 रुपये कम हो जाते, तो 11,600 की पेमेंट होती। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अल्टरनेटिवली जो पहली वाली एंट्री है खर्चे की, देखो ये पहली वाली एंट्री ये तो सेम ही रहेगी, ये तो चेंज होएगी नहीं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर अपनी बुक्स में इनकम दिखा देगा और रेसिपेंट अपनी बुक्स में खर्चा दिखा देगा। कि भाई प्रोवाइडर कह रहा है कि मुझे 11,800 लेने हैं, रेसिपेंट कह रहा है कि मुझे 11,800 देने हैं। बट अब TDS की एंट्री अलग हो जाएगी, क्योंकि अब रेट अलग हो गया ना, 2% का रेट हो गया, अब 200 रुपये हो गया। तो इन्होंने 200 कम कर लिए, प्रोवाइडर ने भी कम कर लिए। तो 11,600 रेसिपेंट पे कर देगा और ये प्रोवाइडर रिसीव कर लेगा।
फिर फोर्थ एंट्री में वही 200 रुपये सर्विस रेसिपेंट गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ठीक है, बस यही 4 एंट्री होनी है 194C के केस में। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा था, आ जाओ यहाँ पर, ये रहा 194C सर्विस रेसिपेंट। किस सर्विस रेसिपेंट मतलब किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है? जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब जिनका टैक्स ऑडिट होता है। ठीक है, मतलब छोटे लोगों को टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। किन का करना है? उन सभी रेजिडेंट पर्सन का करना है जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, रेट कितना है? वो कॉन्ट्रैक्टर या जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का रेट लगेगा, लेकिन अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का रेट लगेगा। ठीक है सर। और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इसकी? 30,000 पर पेमेंट, मतलब पर इनवॉइस। अगर आप एक इनवॉइस की अगर पेमेंट 30,000 कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 30,000 से ज़्यादा का इनवॉइस है, अगर 30,000 से ज़्यादा का इनवॉइस है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और दूसरी लिमिट है 1 लाख पर ईयर। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कम के इनवॉइस है और वो पूरा मिला के 1 लाख तक बैठते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो टीडीएस करना है, तो टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है, अब टीडीएस 194C के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ये चीज़ें याद कर लो अच्छे से। एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, रेलवे को छोड़कर, और जॉब वर्क भी आता है। और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो टीडीएस नहीं आएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस आएगा, अदरवाइज अगर क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी टीवी चैनल को पेमेंट कर रही है तो टीडीएस नहीं आएगा। और अगर टीवी चैनल या ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करना है तो आपको देखना पड़ेगा जो आप प्रोग्राम खरीद रहे हो वो अगर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है टीवी चैनल की तो टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप बना बनाया प्रोग्राम खरीद रहे हो या कोई टीवी सीरियल वगैरह या मूवी वगैरह, वेब सीरीज वगैरह कुछ भी खरीद रहे हो तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर आपको, उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में और वो आपको डिक्लेरेशन भी दे देता है विद पेन तो टीडीएस नहीं काटना उसका। और जॉब वर्क के केस में बहुत ईजी सा है, अगर इनवॉइस के अंदर सेपरेटली वैल्यू लिखी हुई है मटेरियल की तो ठीक है, मटेरियल को छोड़ दो, सर्विस वाले पार्ट पर टीडीएस डिडक्ट कर लो। और अगर सेपरेटली वैल्यू नहीं गिवन है तो जो वैल्यू लिखी हुई है इनवॉइस के अंदर उस वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट कर लो। और इवेंट मैनेजर की जो सर्विस होती है वो भी 194C के अंदर आती है, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़कर। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है और उसके अंदर इवेंट मैनेजर सर्विस दे रहा है तो वो 194C में नहीं कटेगा उसका टीडीएस, उसका 194J में कटेगा। और गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू सेलर ऑफ नेचुरल गैस, उसके अंदर कोई टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, खत्म। एक बार जनरल एंट्री देख लो। सर्विस रेसिपेंट और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस रेसिपेंट अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, मेरे लिए खर्चा ये, और अपना जीएसटी का इनपुट ले लेगा। टू सर्विस प्रोवाइडर को क्रेडिट कर देगा, अपनी लायबिलिटी दिखा देगा कि मुझे 11,800 की पेमेंट करनी है। ठीक है, और प्रोवाइडर क्या बोलेगा, अपनी इनकम दिखा देगा, वो क्रेडिट कर देगा 10,000 से, और लायबिलिटी जीएसटी का आउटपुट लायबिलिटी दिखा देगा 900 से, और सर्विस रेसिपेंट को डेबिट कर देगा 11,800 से कि मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं। ठीक है, और सर्विस रेसिपेंट अब क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगा उसका। मैंने इसके अंदर रिज्यूम करा है कि सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% का टीडीएस बन गया उसका 100 रुपये। तो सर्विस प्रोवाइडर डेबिट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194C पेबल 100 रुपये। तो इसने लायबिलिटी दिखा दी 100 रुपये की, और कम कर दी उसने अपनी लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की 100 रुपये से। ठीक है, तो मतलब अब 11,800 पेमेंट नहीं करेगा ये, उसमें से 100 रुपये कम पेमेंट करेगा 11,700। ठीक है, तो प्रोवाइडर भी अपनी बुक्स के अंदर कम कर देगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 194C डेबिट टू सर्विस रेसिपेंट 100 रुपये। अब थर्ड में क्या होगा, पेमेंट कर देगा। सर्विस रेसिपेंट बोलेगा सर्विस प्रोवाइडर डेबिट 11,700 टू बैंक अकाउंट 11,700, इसने बीइंग द पेमेंट मेड ये पेमेंट कर देगा और इसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। बैंक डेबिट 11,700 टू सर्विस रेसिपेंट 11,700। फोर्थ के अंदर सर्विस प्रोवाइडर तो एंट्री नहीं करेगा, लेकिन सर्विस रेसिपेंट ने जो यहाँ पर अपनी लायबिलिटी दिखाई थी 100 रुपये की, इसको वो पे कर देगा। टीडीएस 194C पेबल टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा सेक्शन 194C। मैंने आपको उसके अंदर सारी चीज़ें बता दी है, कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है इसके अंदर, रेट क्या है, किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना होता है और उसकी जनरल एंट्री भी क्या है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।